हेलो फ्रेंड्स। बेसिकली ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, जिसमें हमने अभी तक चैप्टर 1 को डिस्कस किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर 2 बेसिकली 3 पार्ट में आएगा, जिसमें हम पहले फर्स्ट पार्ट में साइंटिफिक मेथड, साइंस, थ्योरेटिकल स्टैंड को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में पॉजिटिविज्म, फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी को बताएंगे। थर्ड पार्ट में नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इस तरीके से ये वीडियोस आएंगे इन सीक्वेंसेस में। सो पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्म कर दूं, तो जो ये फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सोशियोलॉजी अभी पढ़ना शुरू किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। आपको जो स्पेसिफिक टर्म समझ में नहीं आता है, पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे गूगल करो या फिर अपने सोर्सेस में ढूंढो। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, आप हमें कमेंट करो या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करेगी। सो आप बिना हिचक के चीज़ों को आगे पढ़ते रहो। बेसिकली इसका मोटिव यही है कि आपके अंदर एक होता ना इंक्विजिटिवनेस पैदा करना, कि हाँ इस चीज़ को कैसे समझें। ये तो आपके लिए हो गया, बट हाँ जो सोशोलॉजी पढ़ चुके हैं, लाइक 2-3 बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये एक ग्लिम्स है। बस आप एक बार देखोगे तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। आप इससे सीखोगे कि आपको कैसे PYQ एड्रेस करना है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। साथ में हम जो भी सिलेबस में टर्म मेंशन है, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक काइंड ऑफ बहुत ही इनोवेटिव सीरीज़ है। शायद इससे आप चीज़ों को, एक होता ना कि आपको अप्रोच कैसे करना है आंसर, इसकी ट्रिक सीखोगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। सो देखो, पहले मैं सिलेबस आपको बता दूं। तो सिलेबस में है पहले साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड इट्स क्रिटिक, मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। इसमें हम फंक्शनलिस्ट देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, पॉजिटिविस्ट, फेमिनिस्ट। इनफैक्ट ये जो पॉजिटिविस्ट है और नॉन पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट, इनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। 2.1, 2.2 एंड 2.3 में देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। हमने जैसे लाइक हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था, हमने उसमें भी आपको PYQ बताया था कि PYQ में मैंने कुछ रेड लाइक रेड से मैंने कुछ हाईलाइट किया है। उसके पीछे बेसिक रीजन यही था कि हम कुछ कीवर्ड्स को समझेंगे और हम उन कीवर्ड्स को देखेंगे कि वो कौन से ऐसे कीवर्ड है जो UPSC हर साल पूछता है, और हमें उसी कीवर्ड के सराउंडिंग में कुछ मिनिमम अपने जो एक होता है ना बेसिक स्ट्रक्चर हमको तैयार करना है, ताकि हम वहाँ जाकर के वो मिनिमम एटलीस्ट क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर सकें। उसके आप ऊपर जो ऐड ऑन करोगे, डैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क, बट मैं आपको बेसिक बताऊंगा जिससे आपको एक डिसेंट मार्क्स मिल जाएंगे। सो आइए पहले देखते हैं इसमें क्या है। लाइक ये 18 में क्वेश्चन आया, उसमें भी यही है, सोशोलॉजी या साइंस। डुर्की मेथड की बात कर ले तो ये मैं आपको बताऊंगा जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, बट इसमें भी मैं आपको हिंट दे दूंगा। फिर हम बात करेंगे इमर्ज्ड एज अ साइंटिफिक टेम्पर के बारे में हम बात करेंगे। देखो एक ये टर्म है पोस्टुलेट्स। मैंने मतलब लाइक जब मैं कॉपीज़ इवैल्यूएट करता हूँ बच्चों की, तो मैंने उनको देखा है कि वो बच्चे बहुत उलझ जाते हैं, क्योंकि UPSC का एक ये है कि वो हर साल कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स डालता है क्वेश्चन में, जिससे बच्चे बहुत डिसिवर नहीं कर पाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन में था, आई थिंक एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच के बारे में उसने पूछा था, फिर पोस्टुलेट्स। तो इन सब का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली ये जानो आप, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कोई आइडिया या हाइपोथेसिस बताओ जिसके बेस पर हम फर्दर आइडिया डेवलप कर सकें। ये होता है पोस्टुलेट्स का मतलब। अगर आता है कि एपिस्टेमोलॉजिकल के बारे में, तो आप उसको ये समझो कि मतलब लाइक हम उसको कैसे समझते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच फॉर पॉजिटिविस्ट, तो आप क्या समझते हो पॉजिटिविस्ट के बारे में, आपको बस वही चीज़ लिख के चले आनी है। ये टर्म बड़े बड़े हैं, बट इनका मीनिंग बहुत बड़ा नहीं है। फिर हम बात करेंगे नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक की। इसको मैं आपको अलग से बता दूंगा कि इन दोनों में क्या चीज़ है, ये आप रिलेट कर पाओगे। फिर आपको कोई क्वेश्चन आता है ना, कंपैरिजन बिटवीन साइंस एंड सोशोलॉजी, तो आप उसको यूज़ कर पाओगे इसको। फिर हम पढ़ेंगे, देखो सोशोलॉजी एज साइंस, सोशोलॉजी एज अ साइंस, तो कहीं ना कहीं ये एक कॉमन कीवर्ड है हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोशोलॉजी एज साइंस कीवर्ड को। अब इन केस क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको साइंस डिफाइन करना है। बट हाँ, बहुत डेप्थ में नहीं डिफाइन करना होता है साइंस को, बिकॉज हमारा कंसर्न सोशोलॉजी से रिलेटेड है, ना कि साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस में ये जो मैंने बेसिक 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये आपके लिए सफिशिएंट है। तो होता क्या है साइंस में?
साइंस जैसे मतलब इनका फोकस है एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। अब एम्पिरिकल मतलब क्या होता है, लाइक जो आप रियलिटी में एक्सपीरियंस कर सको उसी को बोलते हैं एम्पिरिकल। तो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, लॉजिकल असेसमेंट होता है इसमें, सेल्फ करेक्टिव जो भी इनका मॉडल होता है उसमें थ्योरीज होती हैं, खुद को करेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद रेशनल एक्सप्लेनेशन होता है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप उसमें कोई भी फैक्ट डालोगे उसका वैल्यू हमेशा यूनिवर्सल होगा। तो ये जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, आप बस इन 3 पॉइंट्स को लिख करके आ जाओगे, इट विल सफाइस योर आंसर। फिर उसके बाद क्या अप्रोच करोगे आप, फिर आप कंपेयर करोगे कि सोशोलॉजी और साइंस के बारे में बताओगे कि सोशोलॉजी का साइंस से क्या रिलेशन है। तो पहले हम देखेंगे कि दोनों सेम हैं, फिर हम देखेंगे कि दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर मैं आपको कह दूं कि हमने जब फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीक्वेंस में सारी चीज़ों को देखना, बिकॉज मैं कनेक्ट करता हुआ चलूँगा चीज़ों को। मैंने इस वीडियो सीरीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर से बहुत कनेक्टेड होंगी। तो आप चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 2 देखो, फिर चैप्टर 3 आएगा वो देखो, उसके बाद फिर मैं किनशिप के बारे में बताऊँगा, रिलीजन बताऊँगा। ये सब मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ताकि आप बहुत ईजिली चीज़ों को समझ सको कि हाँ कैसे अप्रोच करना है। तो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि कैसे उस टाइम के थिंकर जो स्कॉलर कह लो, वो कैसे चीज़ों को चाहते थे कि एक हम ऐसा डिसिप्लिन दें जो साइंस के बेसिस पे हो। उसके पीछे रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि अगर वो ऐसे ही कोई ला के सब्जेक्ट दे देते ना, तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम का सिचुएशन था वो इस डिसिप्लिन को एक एज अ फिलोसफी का पार्ट मान लेते। इवन एक कोट है बहुत फेमस सा कि फिलोसफी इज अ सिन, आई थिंक कोट वाज, हाँ, फिलोसफी इज अ थीसिस, साइंस इज अ एंटी थीसिस एंड सोशोलॉजी इज अ सिंथेसिस। बेसिकली सोशोलॉजी को इन्होंने मध्य मार्ग के तरीके से दिखाया हुआ है। तो हमने चैप्टर 1 में क्या डिस्कस किया था कि डुर्खीम या वेबर या फिर हम ऑगस्ट कॉम्टे की बात कर लें, ये इस डिसिप्लिन को बहुत साइंटिफिक मैनर में रखना चाहते थे। उनका यही क्लेम था कि सोशोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी पे फोकस करता है। इंटर सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि इसके कंसेप्ट की यूनिवर्सल मीनिंग होगी। उसमें आप सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हो पार्सन्स की ग्रैंड थ्योरी, जिसमें उन्होंने सोशल सिस्टम को क्लेम किया था। तो ये सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हो। बट हाँ, अगर इनके क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे आप लिखना क्या है, तो कंटेंट, ये तो जो मैंने आपको समझाया है, आपको कंटेंट लिखना है तो आप सिंपली लिख सकते हो। क्यों सेम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लाइक साइंटिफिक मेथड इन सोशोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हम सोशोलॉजी में साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करते हैं, वो क्या क्या है, क्वेश्चन आयर हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, ये सारे मेथड्स जो हैं ये बेसिकली साइंस में भी फॉलो किए जाते। ये मतलब हमको जो फैक्ट्स देते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक बेस पे होता है। फिर ऑब्जर्वेशन की बात कर लें, देखो कहा जाए तो साइंस, लोग कहते हैं कि साइंस का ऑब्जर्वेशन हमेशा एक कन्फाइंड लैबोरेटरी में होता है, बट नेसेसरी तो नहीं है, क्योंकि आप यूनिवर्स पे जो साइंस की थ्योरी आ रही है, तो आप यूनिवर्स को तो लैब में नहीं ला सकते हो ना। तो यूनिवर्स के बारे में आप प्रेडिक्ट करते हो उसके स्टैट के ऊपर कि उसके स्टैटिक्स क्या क्या हैं, डेटा कलेक्ट करते हो यूनिवर्स से रिलेटेड, फिर आप उन डेटा के बेस पे एक इन्फ्रेंस करते हो, फिर आप एक अपनी थ्योरी देते हो। तो वही चीज़ सोशोलॉजी में भी है। सोशोलॉजी में भी आप जरूरी नहीं है कि एक लैबोरेटरी में सारे एक्सपेरिमेंट करो। हमने कोई स्टैट्स लिया, जैसे कि स्टडी ऑफ सुसाइड्स, सुसाइड में क्या था, दुर्खीम ने पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड्स निकाले और उससे इन्फर किया कि सुसाइड जो है वो सोसाइटल फेनामेना है, ना कि इंडिविजुअल फेनामेना है। फिर जनरलाइजेशन की बात कर लें, तो ये तो हर डिसिप्लिन की एक टेंडेंसी होती है कि जब भी वो अपनी थ्योरी को रखते हैं तो उनका सैम्पल छोटा होता है, उसके बेस पर वो जनरलाइज करते हैं। हम इसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे चैप्टर 4 में, या फिर यहाँ पे भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, बट अभी के लिए हमें ये पॉइंट लिखना होगा कि जनरलाइजेशन टेंडेंसी थी सोशोलॉजी की। प्रोडिक्शन कह लें तो साइंस में भी यही चीज़ है कि प्रोडिक्ट करते हैं हम लोग, और सेम चीज़ इसमें भी। अब कैसे प्रोडिक्शन, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल कोई, और हाँ ट्राई किया करो जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो ना, उसमें एग्जाम्पल जरूर कोट किया करो। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करना चाहूँ तो आप कोट कर सकते हो किसी सोशल एविल को ले लो, लेट्स से टेक एग्जाम्पल ऑफ डाउरी। तो आप उसमें कैसे कहोगे, आपने देखा कि मैरिटल ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपने उस चीज़ के लिए जाकर लाइक डेटा कलेक्ट किया। डेटा जब आप कलेक्ट करोगे तो यू कैन इन्फर कि हाँ एक डाउरी भी वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से मैरिटल ब्रेकअप हो रहे हैं। सो वो होता है कि हम एक लिमिटेड एक्सटेंट तक प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को।
ऑब्जेक्टिविटी, लाइक कोई हम चीज़ सर्वे कर रहे हैं, स्टडीज़ कन्फर्म द परसिस्टेंट ऑफ सोशल इशूज़। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया मैरिटल ब्रेकअप का, जब हम देखेंगे उसके सर्वे करेंगे कि हाँ यार मैरिटल ब्रेकअप क्यों हो रहा है या क्या रीज़न है, जब हमें उस पर एक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कंटेंट मिलेगा कि मे बी एक होता है डिस्कम्फर्ट है कपल्स के बीच में, बट डाउरी भी एक वन ऑफ द फैक्टर है, जैसा कि मोस्टली आजकल इंडिया में बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आप 5 पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद मैं बात कर लूँ, आपको कोई थिंकर कोड करना है तो आप उसमें थिंकर वेबर को डाल सकते हो, डुर्कीम, सबसे पहले तो आप डुर्कीम को डाल दो, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ कही थी कि सोशल फैक्ट को थिंग मांगना है, और इनफैक्ट उन्होंने नेचुरल फैक्ट और सोशल फैक्ट के बीच में तो कोई डिस्टिंक्शन रखा ही नहीं। उन्होंने बोला कि आपको जो भी चीज़ रीड करनी है ना, आप उसे नेचुरल फैक्ट के तर्ज पे ही रीड करो। फिर वेबर की बात कर ले, वेबर का थोड़ा सा सीन अलग सा है, ये आपको मतलब साइंस के साथ भी दिखेंगे और साइंस के अगेंस्ट भी दिखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रमोट भी करते हैं कि हमको सोशोलॉजी को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा साइंस की तरफ ओरिएंटेड होना पड़ेगा। बट फिर बाद में ये कहते हैं कि यार हमें उसके जो पीछे ना कोई, अगर देखो होता क्या है ना कि हमारे वहाँ एक इंडिविजुअल को जो परफॉर्म करता है अपने एक्टिविटीज़ को, उसको हम सोशल एक्टर बोलते हैं। सोशल एक्टर का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल जो सोसाइटी में कोई एक्टिविटी कर रहा है। तो ये कहेंगे कि जब भी कोई सोशल एक्टर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके पीछे एक उसका मोटिव है, इंटेंशन है, ये आगे आपको मैं बताऊंगा। तो ये बेसिकली इनका दोनों तरफ से ही रहा है, बट आप इनको दोनों को कोट, आप इनको दोनों में कोट कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा पहला। अब हम बात करेंगे कि क्यों सेम नहीं है, डिफरेंट क्यों है। तो यार देखो, अभी तो पॉजिटिविस्ट लोगों ने बोला कि साइंस के तर्ज पे सोशोलॉजी को रखना है और दोनों सेम है। अब बात हो रही है कि दोनों डिफरेंट हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका कीड़ा कौन लाएगा, वो होगा नॉन पॉजिटिविस्ट लोग। उनको था चुल कि भैया तुम्हें ये नहीं रखना है, तुम हम हर चीज़ साइंस के बेसिस पे ना कहो। किसी इंसान को पढ़ना है तो तुम साइंस के बेसिस पढ़ लोगे, कोई लॉ थ्योरी पे पढ़ पाओगे। किसी का एंग्री फेस है, मुझे उसके पीछे का रीज़न जानना है, मैं ये थोड़ा ना कहूँगा कि उसके ऊपर कीचड़ पड़ गया तो वो एंग्री फेस है। हो सकता है उसे कुछ प्रॉब्लम हो अंदर से, बाहर से दिखने वाली एक्ट और अंदर से दिखने वाली एक्ट दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकता है। वो गुस्सा वाला एक्सप्रेशन दे रहा है, मे बी कुछ बाहर से उसको चोट लगी हो या अंदर से चोट लगी हो, अब उसको जानने के लिए तो मुझसे पूछना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है सिर्फ एक सिंगल फेनोमेना का। तो इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया उसमें। इन्होंने, तुम्हें अगर 5-6 पॉइंट लिखने हैं तो तुम क्या क्या लिख सकते हो कि हाँ, डिफ़िकल्टी ऑफ यूनिवर्सल एंड इंडक्टिव। इनफैक्ट जो इंडक्टिव अप्रोच की है ना, इसको कार्ल पॉपर ने बहुत तगड़े तरीके से क्रिटिसाइज़ करा है, जिसमें उन्होंने एक थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन दी हुई थी। वैसे इतना मतलब डेप्थ में तो आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सी थ्योरी है इनकी। सो थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन की बात करें हम तो कार्ल पॉपर, इनके साथ क्या सीन था, इन्होंने एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट दिया। इन्होंने ये बोला कि हर साइंस लगे हुए हैं अपनी चीज़ों को प्रूव करने में कि भैया मैंने ये ऑब्जर्व किया है और यही चीज़ सही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर आपको अपनी थ्योरी को बहुत सही रखना है तो पहले तो अपनी थ्योरी को आप फॉल्सीफाई करो। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप कहीं पे जा रहे हो, किसी लेक में आपने देखा कि सारे सॉन जो हैं वो वाइट हैं, तो आपने एक बोल दिया सबसे कि यार ऑल सॉन और वाइट। बट क्या पता कहीं किसी दूर दराज में किसी ने कोई एक काला हंस भी देख लिया हो। अब तो आपके सामने आके बोलेगा कि मैंने काला भी देखा हुआ है, तो फिर बोलोगे नहीं नहीं भाई मेरी थ्योरी तो गलत हो गई। तो इसीलिए अगर आप अपनी कोई थ्योरी दे रहे हो तो आप पहले कोशिश करो कि आप उसे गलत ठहराओ। गलत ठहराने का मतलब क्या होता है कि आप उसमें एक्सेप्शन डालते हो, लाइक ऑल स्वॉन्स आर वाइट बट देयर आर सम ब्लैक स्वॉन्स ऑल्सो। तो उससे क्या होता है कि आपने ये बोला कि भाई सारे जो हंस हैं वो सफ़ेद भी हैं बट कुछ काले भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी थ्योरी में एक एक्सेप्शन दिया है। जहाँ आप एक्सेप्शन देते हो अपनी थ्योरी में, तो क्या होता है आपकी थ्योरी जो होती है ना वो ग्लोरीफाई करती रहती है, क्योंकि आपकी थ्योरी को आप कोई सामने वाला आके गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी ऑलरेडी आपकी थ्योरी में सारी जो गलती या खामियां हैं वो ऑलरेडी आपने इंक्लूड कर दिया है, आपने एक्सेप्शन दे दिया अपनी थ्योरी में। अभी कोई भी थ्योरी ऐसी तो बनी नहीं है जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। तो ये एक फंडा उन्होंने बोला है कि हमेशा अपनी थ्योरी को आप फॉल्सीफाई करो। ये एक इनकी सबसे बड़ी थ्योरी थी। तो इसको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इसको अगर आपको कोट भी इनफेक्ट मतलब चांसेस बहुत कम है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट आप लिख सकते हो कि लाइक साइंटिफिक थ्योरी शुड मेक प्रेडिक्शन विच कैन बी टेस्टेड, तो आप उसको रिजेक्ट कर सको चीज़ों को।
तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ इन एक्सपेरिमेंट, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पिछला वाला, अभी हम डिस्कस कर रहे थे डाउरी के बारे में। तो अगर मान लो कोई फीमेल रिसर्चर को हम भेजते हैं कि आप जाओ डाउरी के बारे में रिसर्च करो कि क्या क्या आप जो है फैक्ट कलेक्ट करके लाओ, तो कहीं ना कहीं उनकी बायसनेस होगी टूवर्ड देयर जेंडर। तो इन्हीं बायसनेस, ये बायसनेस नेचुरल है, ये आना बहुत मतलब, क्योंकि ये कोई चीज़ लैब में नहीं हो रही है और हर इंसान का नेचर बहुत वेरी करता है, तो ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है, वही इन्होंने बोला है। फिर ये बोलते हैं सोशल रियलिटी इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक गुस्से वाला एंग्री फेस है, उसके पीछे का रीजन बहुत वेरी कर सकता है। तो वही है ना कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते कि भैया हाँ उसका चेहरा गुस्से वाला है, इसका मतलब उसको बाहर से ही चोट लगी है, क्या पता उसका अंदर से पेट दर्द हो रहा हो। फिर ऑब्जेक्टिविटी की बात कर लें, तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो क्वालिटेटिव मेथड में तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कोई सब्जेक्टिव थिंग, और सब्जेक्टिव चीज़ पे आप कोई वो होता ना कि मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ, वो चीज़ आप नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि कोई दूसरा आएगा वो कहेगा बेटा इसके पीछे का रीज़न ये है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बदल जाती हैं। फिर एक क्रिटिसिज्म आता है कि साइंस इटसेल्फ डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक मेथड। कभी कभी साइंस अपनी ही थ्योरी को इतना क्वेश्चन करता रहता है। इनफैक्ट अभी का जो ब्लैक होल की हमने डिस्कवरी करी है ना, उसके पीछे कितना कंट्रोवर्सी हुआ है और कितने क्वेश्चन हुए हैं। इनफैक्ट अभी भी जो इसकी इमेजेस हमने एक इन्फर करी है, बनाई है, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि उसका शेड जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, बहुत येलोइश हुआ है। तो वही चीज़ है, साइंस अपनी ही चीज़ों पे खरा नहीं उतर पाता है, तो आप सोशलॉजी को क्यों साइंस के पीछे ले जाने को पड़े हुए हो। फिर आप कार्ल पॉपर को कोट कर सकते हो, वेबर को कोट कर सकते हो। तो बेसिकली आप देखो, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, इन पॉइंट से आप ये समझ लो कि यही पॉइंट आपको मेंशन करने हैं अपने उसमें, इतना पॉइंट आपके आंसर को सफाइस करेगा। अब बात ये उठती है कि जब ये कहते हैं कि आपको सोशोलॉजी को साइंस मानना ही नहीं है, तो हम क्यों हर जगह लिखते हैं कि सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, आप मतलब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, जब हम इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें देख रहे थे, कि आपको अगर सोशोलॉजी का डेफिनेशन लिखना है तो ये एक कॉमन डेफिनेशन है जो आपको कोट करना ही करना है। तो क्यों जब हम यही बोल रहे हैं कि सोशोलॉजी साइंस से रिलेटेड नहीं है, तो फिर क्यों हम लिखते हैं कि सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आ भी सकता है यूपीएससी में, लाइक सोशोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी क्रिटिकली एनालाइज। तो आप इसमें यही कहोगे कि देखो, मैं आपको इसके पीछे ही थोड़ी कहानी बताता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि लाइक अभी तो हमने 18th सेंचुरी में देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, उससे कुछ प्रॉब्लम एसोसिएट हुई थी, तो फिर थिंकर्स ने उसको रिलेट किया, एक थ्योरी दी। बट कहीं ना कहीं सोशोलॉजिकल जो परसेप्शन थ्योरी थी वो हमें प्लाटो की बुक में, या फिर हम एरिस्टोटल की बुक में, या फिर हम इनफैक्ट बात कर लें तो हम अर्थशास्त्र में भी हमको मिलता है बहुत सारे सोशोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। बट होता क्या है कि उस समय वो सारे जो स्टडीज़ थे ना सोसाइटी से रिलेटेड, वो बहुत ही अनसाइंटिफिक मैनर में थे। तो जब कोई चीज़ अनसाइंटिफिक होती है तो उसको शेप हमेशा फिलॉसफी का मिल जाता है। अब उस बेसिस पे अगर हम देखें तो फिर हम डिसिप्लिन को तो बना ही नहीं पाएंगे ना, सोशोलॉजी जैसा एक डिसिप्लिन एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा अगर हम उनकी बेसिस पे हर चीज़ों को देखते जाएं। तो इसमें सेंट साइमन की बात कर लो, या ऑगस्ट कॉम्टे की, या हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर लो, इन्होंने कहा कि भैया अगर हमको कोई चीज़ करनी है ना, तो हम तो पहले उसको एक शेप देंगे, उसके पीछे कुछ टर्मिनोलॉजीज देंगे, ताकि उनके बेस पे हम जो एक फेनोमेना या इवेंट हो रहा है या सोशल इवेंट हो रहा है उसको हम डिस्कस कर सकें या उसको हम बता सकें। क्योंकि बिना टर्म दिए तो कोई चीज़ आप डिस्कस ही नहीं कर पाओगे ना। लाइक मैं एक बात करूँ तो कॉम्टे ने दिया था टर्म सोशल स्टैटिक और सोशल डायनामिक के बारे में। इसमें क्या है, लाइक सोशल स्टैटिक इज़ अ काइंड ऑफ स्टडी, लाइक हम जो प्रोसेस हो रहा है ना, जो सोसाइटी इनकाउंटर कर रही है, उसको हम स्टडी करते थे। और अब डायनेमिक्स की बात करें, डायनेमिक्स मतलब होता है कोई चीज़ चेंज हो रही है, तो अब कोई सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं हम उनको स्टडी करेंगे। तो इन्होंने इन दो तरीके से इसको क्लासीफाई कर दिया। अब हम बात कर लें स्पेंसर की, तो वो तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है डार्विन को लेकर के, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटल एवोल्यूशन, मतलब सोसाइटी जो है वो इवॉल्व करेगी और हमको उस एवोल्यूशन को एक देखना है, उसके पीछे हम जो एक हिस्टोरिकल स्टडी होगी हम उसको डिफरेंट स्टेजेस में रीड करेंगे,
उसके बेसिस पे हम एक इन्फ्रेंस बनाएंगे कि हमें सोशोलॉजी में क्या थ्योरी देनी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक टर्म दिया सोसाइटल एवोल्यूशन का। तो ये सब जो टर्म है ना, टर्मिनोलॉजीज है ना, इन्होंने शेप किया उस, एक कह लो कि अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को एक शेप दिया साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में। इसीलिए हम कहते हैं सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। तो आप ये सारी चीज़ें कोट कर सकते हो। इनफैक्ट आप दुर्खीम को भी रख सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो अपनी सोसाइटी की स्टडी है ना, वो भी एक फैक्ट पे रखी। लाइक उन्होंने फैक्ट कलेक्ट किया, फिर उसके बेस पे एक डिसाइड किया कि हाँ ये क्यों इंडिविजुअल फेनामेना नहीं है और ये क्यों एक सोसाइटल फेनामेना है। तो वो उनके पीछे भी एक आप साइंटिफिक रिसर्च थी, आप उन्हें कोट कर सकते हो। फिर हम आगे बात करेंगे साइंटिफिक मेथड की। सो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हमने एक क्वेश्चन में है, आई थिंक, हाँ, दिस वाज द क्वेश्चन, नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक। अब होता क्या है नोमोथेटिक मतलब, अभी मैं मतलब आपको एक ट्रिक बताता हूँ लर्न करने की। वैसे बहुत ही फालतू सा ट्रिक है बट आपको भूलेगा नहीं। नोमोथेटिक है, एन मतलब नेचुरल, इडियोग्राफिक है, आई मतलब इंडिविजुअल। अब मैं ये कहना क्यों चाहता हूँ, बेसिकली नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक एक अप्रोच है जिसकी वजह से हम जो सोशल लाइफ होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नोमोथेटिक क्या होता है, ये बेसिकली जो पॉजिटिविस्ट लोग थे ये उनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें ये है कोई भी सोशल इवेंट के फैक्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको जो है जनरलाइज करते हैं कि उस फैक्ट के बेसिस पे हम क्या चीज़ें इन्फर कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे वो एक लॉ ड्राइव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव फेनामेना है, उसमें हम एक नेचुरल साइंस के जो एस्पेक्ट हैं हम उन्हें कवर कर रहे हैं। तो जब नेचुरल साइंस आ गया तो कहीं ना कहीं ये मैक्रो पर्सपेक्टिव है, मतलब हम इसमें सोसाइटी को एक एज अ लार्ज कंपोनेंट मान रहे हैं और हम उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम आई की बात कर लें, इडियोग्राफिक की, तो मैंने से आपको बोला आई फॉर आई इज इक्वल्स टू, मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम इंडिविजुअल को लाइक माइक्रो एस्पेक्ट देख रहे हैं, हम मैक्रो नहीं, हम सोसाइटी एज अ लार्ज नहीं, हम उसके कंपोनेंट जो कि इंडिविजुअल या सोशल एक्टर कह लो, हम उसको देख रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ जाता है। इसमें जो हम मतलब चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के बेसिस पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा जो प्रेफरेंस होगा वो क्वालिटेटिव डेटा पे होगा, क्वालिटेटिव डेटा। इसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा पे करेंगे। तो अब ये जब जो चीज़ें होंगी तो फिर इसके लिए मेथडोलॉजीज भी अलग अलग हो जाएंगी, लाइक क्वेश्चन आयर का यूज़ करना, इंटरव्यू का यूज़ करना। बट अब हम इसकी बात करें इडियोग्राफिक की, तो इसमें हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की चीज़ें यूज़ करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को यूज़ करेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे। तो ये सब हम एस्पेक्ट्स यूज़ करेंगे। अब बात आती है कौन प्रमोट करता है नोमोथेटिक को, कौन प्रमोट करता है इडियोग्राफिक को। तो आप सिंपली देख लो, ये नेचुरल साइंस की बात हो रही है तो ये पॉजिटिविस्ट लोग होंगे। पॉजिटिविस्ट बोले तो डुर्खीम या रेडक्लिफ ब्राउन लोग हो गए। और अगर हम इडियोग्राफिक की बात करेंगे तो इसमें नॉन पॉजिटिविस्ट लोग हो गए। इसमें आप वेबर कोट कर सकते हो, आपके पास मीड भी हैं। इन सब के बारे में हम चैप्टर 4 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक मेथड, बेसिकली मेथड का मतलब क्या होता है? मेथड मतलब होता है कि कोई एक ऐसा अप्रोच जिसके थ्रू हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो साइंटिफिक टर्म आ गया, साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक अप्रोच जिसके थ्रू हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो ये आप एक डेफिनेशन लिखोगे कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक रेशनल ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ स्टेप्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सिचुएशन। फिर अब हम बात कर लें कि लाइक हमें कोई चीज़ हमें एक्शन को पढ़ना है, उसके पीछे कुछ ना कुछ हमको एक कोट को मतलब एक लाइक हमको एक क्राइटेरिया बनाना होगा कि उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम चीज़ों को रखेंगे। फिर उसके बेसिस पे हम एक जनरलाइजेशन थ्योरी बनाएंगे। तो वो क्या क्राइटेरिया होगी, वो ये क्राइटेरिया होगी। बट इसको हम सोशोलॉजी के बेसिस पे देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन था, सी दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज डिस्क्राइब द बेसिक पोस्टुलेट्स of the scientific method, how far are these followed in sociological research। तो इस क्वेश्चन को जब आपको अप्रोच करना होगा तो आप यही करोगे, साइंटिफिक मेथड के बारे में लिखोगे, फिर जो एलिमेंट होते हैं आप उनको। बट जब सोशोलॉजी की बात हो रही है तो आप इसमें ये हर जो भी टर्म है ना, इन टर्म्स को आप एक्सप्लेन करोगे, लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अभी हम एक ही चीज़ को लेके चलते हैं, जैसे अभी हम डाउरी की बात कर रहे थे या मैरिटल ब्रेकअप की बात कर रहे थे। तो हाँ, एक प्रॉब्लम क्या है आज के समाज में?
प्रॉब्लम ये है कि मैरिटल ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा, डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा। जब हम उनकी बात करेंगे तो हमने एक प्रॉब्लम सर्च करी कि भैया डाइवोर्स क्यों हो रहा है, ये मेरी एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इस सिचुएशन में वेबर ये कहते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि आपके वैल्यूज़ जो हैं वो चीज़ों से क्लैश करें। एक वैल्यू का इन्फ्लुएंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं वही प्रॉब्लम चूज़ करूँगा जिससे मेरा इंटरेस्ट है। अब मुझे इंटरेस्ट है ये समझने का कि क्यों इतने ब्रेकअप हो रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट है ये समझने का कि क्यों कैपिटलिज्म इस सोसाइटी में इतना बढ़ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रॉब्लम को चूज़ करूँगा। सो हमने यहाँ प्रॉब्लम चूज़ कर ली है। अब उस प्रॉब्लम जब चूज़ कर ली है तो हम कुछ उस पर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करेंगे। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कोई भी अनटेस्टेड स्टेटमेंट जिसको हम टेस्ट करेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैरिटल ब्रेकअप इसलिए हो रहे हैं कि कपल्स के बीच में एक सेटिस्फैक्शन नहीं है उनके रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ लोग ये कहेंगे कि बहुत टॉर्चर है। कुछ लोग ये कहेंगे कि फैमिली बर्डन, आजकल स्कोप है न्यूक्लियर फैमिली का, तो जॉइंट फैमिली की वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग कहेंगे डाउरी इशू हो सकता है। तो डिफरेंट इश्यूज़ आपके सामने आएंगे जब आप एक मैरिटल ब्रेकअप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। फिर आप उन सारे ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करोगे जिसको हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन। फिर उस बेसिस पे आप एक थ्योरी बनाओगे जिसको हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। हम उन डेटास को इंटरप्रेट करेंगे। अब मुझे एक फैक्ट 5-6 बार मिल रहे हैं या 5-6 घरों से मिल रहा है मुझे एक ही प्रॉब्लम, तो मेरा कहीं ना कहीं मेरी थ्योरी में ये आ जाएगा कि वो जो कॉमन प्रॉब्लम है ना वही सबसे बड़ा बेसिस है, और जो साइड प्रॉब्लम जो मुझे 2-3 घरों से मिले हैं मैं उनको इग्नोर मारूंगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है हमारा कि जो मुझे मेजोरिटी में मिलता है ना हम उसी को बोल देते हैं कि भैया यही प्रॉब्लम है और इसी वजह से तो ये दिक्कत आ रही है। तो इनको एक क्रिटिसिज्म आप लिखोगे, बट पहले आप एलिमेंट बताओगे, फिर उसके बाद आप क्रिटिसिज्म दोगे उस चीज़ का कि हाँ क्या क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। तो अब आप क्रिटिसिज्म आपने कर दिया कि ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, आप क्रिटिसिज्म में ये लिखोगे कि साइंटिफिक मेथड को सोशोलॉजी में लाना एक सबसे बड़ा कह सकते हो प्रॉब्लम की चीज़ है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड में हर चीज़ बहुत डिफाइंड होती है, बट सोशोलॉजी में तो कुछ डिफाइंड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर जो है उसी कुछ बायसनेस होगी, कुछ आप वहाँ पे जाओगे तो अपने डेटास को अपने अकॉर्डिंग डालोगे। हो सकता है सोसाइटी आपको रिस्पॉन्ड ना करे। कोई मेल बंदा जाके पूछ रहा है कि भाई आपके वहाँ क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो हो सकता है आप नहीं बताओगे उसको। आप एक फीमेल हो, मेल से अपनी बातें नहीं शेयर करोगे, ये भी एक सबसे बड़ा इशू है। तो इसीलिए लोग सजेशन देते हैं, सोशलॉजिस्ट सजेशन देते हैं कि रादर यू आर फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड, यू शुड फॉलो अ मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथडोलॉजी दैट शुड बी बेस्ड ऑन सोशोलॉजी। सो आप मेंशन करो कि मॉडिफाइड हमको चाहिए, मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथड, जिसमें आप वो है ना कि आप साइंटिफिक मेथड से ज़्यादा उसकी मेथडोलॉजी पे फोकस करो, जिसकी वजह से बायसनेस, जो हमें पता है कि जो बायसनेस इंक्लूड करेंगे या जो बायसनेस उसमें आएंगी उन्हें आने ही देना है, वो आते रहेंगे, बट उन्हें कैसे हम हटा सकते हैं अप टू दैट एक्सटेंट हम कोशिश करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमारी मेथडोलॉजी बहुत डिफरेंट हो जाएगी, तो हमें वही डिज़ाइन करना है। सो ये आप मेंशन करोगे एज अ सजेशन। तो मैंने आपको इससे बताया कि साइंटिफिक मेथड लिखोगे, उसके एलिमेंट लिखोगे, क्रिटिसिज्म लिखोगे, फिर आप सजेशन दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर का एक स्ट्रक्चर बन गया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आप क्रिटिक के बारे में लिखो। तो साइंस को क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे बड़े लोग हैं नॉन पॉजिटिविस्ट, उसमें आप सबको कोट कर दो विदाउट एनी हेजिटेशन। आप इसमें, मैंने इनफैक्ट इसमें बस 4 लोग को ही लिखा है, बट यू हैव लेजर टू आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शंस को डालना है, GH मीट को डालना है, फेनोमेनोलॉजिस्ट को डालना है, आप उनको भी डाल सकते हो। आपके पास ये फ्रीडम है जो साइंस को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो साइंस को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान काम है। अब इंटरप्रेटिविस्ट की बात कर लें तो ये कहते हैं कि कोई भी काम सोशल एक्टर कर रहा है उसके पीछे एक मीनिंग अटैच होती है, जिसको आप साइंटिफिक तरीके से कभी आप इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते। इसीलिए ये कहते हैं कि रियलिटी इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, एंड उसके लिए हमें एक क्वालिटेटिव मेथड चाहिए ताकि हम सोशल रियलिटी को पूरी तरीके से समझ सकें। फिर हम थॉमस कुहन की भी बात कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे डिसिप्लिन, जैसे लोग कहते हैं ना कि
हम क्यों साइंस के पीछे भाग रहे थे? हम साइंस के पीछे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि भैया हमको अपनी डिसिप्लिन जो है ना वो साइंस के बेसिस पे रखनी थी। बट हुआ क्या, अगर देखा जाए तो हिस्ट्री डेवलप हुआ, फिलॉसफी आया, ये तो कभी साइंस के पीछे नहीं भाग रहे थे ना। तो थॉमस कुइन की बात कर ले तो ये यही कहते हैं कि बहुत सारे डिसिप्लिन आए हैं और सरवाइव कर रहे हैं जो कि नॉन साइंटिफिक मेथड पे हैं। तो वाई सोशोलॉजी कैन नॉट बी लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चर? वाई वी आर इन्फरिंग और लाइक टेकिंग लाइक हम उनसे क्यों, साइंस से क्यों हम इतना रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को? फिर हम बात कर लें कि पॉल फेयरब्रांड की, तो इन्होंने बोला है एपिस्टेमोलॉजी एनार्किज्म। ये बहुत ही खतरनाक सा कंसेप्ट है। इन्होंने इस टर्म को आप मेंशन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जैसे साइंस ने क्या किया है कि एक एनार्की फैला दी है कि जो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं फॉलो कर रहा है तो उस डिसिप्लिन को तो हम मानेंगे ही नहीं। अगर कोई डिसिप्लिन को सरवाइव करना है तो उसको साइंटिफिक मेथड फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने इसी टर्म को दिया है एपिस्टेमोलॉजी एनार्किज्म। फिर कार्ल पॉपर की बात कर लें, जैसा मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, तो आप ये सारी चीज़ें कोट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका क्रिटिसिज्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका एक पहला टॉपिक है ना वो मैंने एड्रेस कर दिया। ये है आपका पहला टॉपिक, साइंटिफिक मेथड एंड इट्स क्रिटिक। ये आपको मैंने एड्रेस कर दिया। इसमें मैंने आपको बॉडी पार्ट बताया, इंट्रोडक्शन आप उस बेसिस पे कर सकते हो। फिर आप बात कर लें कंक्लूजन की, तो अब मैंने आपको कहा था कंक्लूजन भी मैं आपको दूंगा। तो कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप देखो, हमेशा आपको ये ट्राई करना है कि आपको अपने सोशोलॉजी को ना हमेशा साइंस की तरफ थोड़ा इंक्लाइन करना है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि सोशोलॉजी को साइंस से एकदम अलग कर दो। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी हमें थोड़ा थोड़ा साइंस की तरफ रहना है, क्योंकि साइंस जो है आज के टाइम पे, मतलब इस जनरेशन या फिर इस एरा में साइंस जो है एक रियल डिसिप्लिन माना गया है। तो आपको अपनी सोशोलॉजी को उस तरफ करना है, तो आप अपने कंक्लूजन को हमेशा उस ओरिएंटेशन में रखो। आप कंक्लूड कर सकते हो लाइक आप ये बोल सकते हो कि सोशोलॉजी विल नॉट करेक्ट, मतलब इट विल नॉट बी करेक्ट टू से दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सोशोलॉजी बिकमिंग अ साइंस, क्योंकि हमारे डुर्खीम जी ने बहुत सारी थ्योरी दी हैं जो साइंस बेसिस पे हैं। हमारे वेबर जी ने जो थ्योरी दी हैं आइडियल टाइप की, वो भी साइंस बेसिस पे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिविटी को पाना चाहती हैं। तो सोशोलॉजी भी साइंस की तरफ, साइंस के अप्रोच को फॉलो कर रहा है। तो होता क्या है कि जो नॉन पॉजिटिविस्ट लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, जो एक होता है ना कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। बट जरूरी नहीं है कि हर साइंटिफिक स्टडी के पीछे कंक्लूजन ड्रॉ करें हम। कोई भी अगर थ्योरी है उसके पीछे कोई भी यूनिवर्सल वैलिडनेस हो रही है, हम उसको साइंटिफिक मेथड मानेंगे। आप इस बेसिस पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। फिर हम बात करें तो सेकेंड टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है थ्योरेटिकल स्ट्रैंड के बारे में। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें ना हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसे कि पॉजिटिविस्ट के बारे में, पोस्ट पॉजिटिविस्ट के बारे में, नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि फंक्शनलिस्ट की बात कर लें, तो फंक्शनलिस्ट का मतलब ही यही होता है कि फंक्शनल बोले तो आपको कोई भी एक्टिविटी दे दी, आपने कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर आपको कोई भी रियलिटी दे दी, आप उस इवेंट को फंक्शनल मानोगे। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मतलब कोई भी एक्ट है, मैरिज है, वो भी किसी सोसाइटी के लिए फंक्शनल हो सकता है। कोई कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कहने के लिए कॉन्फ्लिक्ट है, आपको लगेगा कि वो डिसफंक्शनल एस्पेक्ट है, बट कहीं ना कहीं वो फंक्शनल एस्पेक्ट आपको दिखाऊंगा मैं जब हम आपको कास्ट के बारे में पढ़ाएंगे या स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ाऊंगा मैं। सो बेसिकली इसके फाउंडिंग फादर कौन कौन थे? ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर को, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो भी एस्पेक्ट है या सोशल एक्शन हो रहे हैं वो कैसे फंक्शनल है सोसाइटी में। इनफैक्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि सोसाइटी एज अ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जैसे हमारी बॉडी में हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ फंक्शन है, वैसे ही इन्होंने बोला कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म है और सोसाइटी के जो हर पार्ट है ना उनके कुछ ना कुछ फंक्शन है, और वो सारे पार्ट जो सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो मिल करके वो सारे पार्ट एक दूसरे से मिल करके सारा जो काम है वो कर रहे हैं। जैसे हमारी सोसाइटी के लाइक हमारी बॉडी के हर पार्ट मिल करके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो वही सेम चीज़ फंक्शनलिस्ट ने भी बोली है।
फिर हम बात कर लें एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखो, आप ये देखो, फाउंडिंग फादर वर ऑगस्ट कॉम्टे, डेवलप्ड बाय इमाइल डुर्खीम। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक जब इन्होंने स्टडी करी सोसाइटी के बारे में, तो उन्होंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक बताया कि भैया इस स्टडी का क्या लोड हो सकता है, क्या चीज़ कैसे वो फंक्शनल है उस चीज़ को लेकर के। तो हमें एक स्ट्रक्चर को देखना है और उसके फंक्शन को देखना है। फिर हम बात करें रीडिफाइन, तो इसमें इन्होंने एक ग्रैंड थ्योरी दे दी कि सोशल सिस्टम के बारे में बताया। फिर हम बात करें रॉबर्ट मर्टन के बारे में, तो इन्होंने क्या बोला, मर्टन फंक्शनलिज्म इज़ फार अहेड ऑफ क्लासिकल। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना मर्टन, तो हम बताएंगे जो इनकी थ्योरी है ना, क्योंकि ये तो बेसिकली क्रिटिक है पार्सन्स के, क्योंकि पार्सन ने तो बहुत ग्रैंड थ्योरी दी। तो जब आपको मर्टन में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे इन्होंने एक बताया कि फंक्शनल एनालिसिस के बारे में कोई चीज़ें फंक्शनल हो सकती हैं, कुछ डिसफंक्शनल होगा, कुछ नॉन फंक्शनल होगा, तो इन्होंने फंक्शनल को ही बांट दिया। तो आप देख रहे हो ना कि ये बियॉन्ड चलेगा क्लासिकल थ्योरिस्ट के। ये सब आपको बताऊंगा मैं आगे। फिर हम सेकेंड एस्पेक्ट की बात कर लें तो वो है कॉन्फ्लिक्ट में। कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं मार्क्सिज्म, फिर आते हैं नियो कॉन्फ्लिक्ट, ये आती हैं फेमिनिस्ट लोग। तो अगर हम बात करें मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिज्म का सिर्फ बेसिक फंडा है कि वो हर चीज़ को इकोनॉमिक के बेसिस पे देखते हैं। सोशल क्लास, सोशल डिवीज़न, जो स्ट्रगल हो रहे हैं डिफरेंट क्लासेस के बीच में, उसमें सिर्फ इकोनॉमी का रोल बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी फाइट जो होगी वो बुर्जुआ के बीच में और प्रोलेटेरिएट के बीच में होगी। क्यों होगी? क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन पे जो कंट्रोल है वो बुर्जुआ लोगों का है, जो हैव नॉट हैं वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो मार्क्सिज्म का एस्पेक्ट है ये मैं आपको चैप्टर 4 में पढ़ाऊँगा। सो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि सोसाइटी में ये दो चीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। फिर हम बात कर लें न्यू कॉन्फ्लिक्ट, तो आप टर्म से ही समझ जाओ, न्यू मतलब कुछ नया सा। सो ये बोलते हैं कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी व्यूड एज अ नेसेसरी एंड इवन फंक्शनल सोशल प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कॉन्फ्लिक्ट को भी मार्क्स ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। जब हम फेमिनिस्ट को पढ़ेंगे तो भी कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट न्यू कॉन्फ्लिक्ट कहना है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट का भी ना कुछ फंक्शनल रोल है। हम कोई चीज़ लड़ रहे हैं, हम रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमको अपनी सोसाइटी में मेरी आवाज़ को बुलंद कराना है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं फंक्शनल है। जब हमें अपनी बात रखनी होती है, कुछ हमें नेगोशिएशन करना है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं लड़ेंगे, तो वो लड़ना हमारे लिए फंक्शनल है। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट, जो न्यू कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट आया वो कैसे फंक्शनल बताता है। इसमें आपको मैं मर्टन भी ऐड कराऊंगा कि मर्टन ने कैसे इससे रिलेट किया था। फिर हम फेमिनिस्ट की बात कर लें, तो फेमिनिस्ट के मामले में मैं आपको चलो ठीक है, मैं आपको यही बताता हूँ कि फेमिनिस्ट में कौन कौन से लोग थे। जैसे फेमिनिस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये फीमेल के जेंडर बेस पे चीज़ों को देखती हैं। इनके लिए क्या है कि जेंडर को रखना है सेंट्रल में। सो फेमिनिस्ट एस्पेक्ट हमारे पास 3 लोग हैं, एक तो लिबरल हैं, एक रेडिकल हैं और एक मार्क्सिस्ट हैं। लिबरल वर्ड से ही आप समझ रहे हो कि ये कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम नहीं जाती हैं चीज़ों को। इनका फोकस सिर्फ ये होता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल के बीच में। एक कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो होना चाहिए। बट ये जो इंस्टीट्यूशन जो ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, इनको ये नहीं कहती कि इनको ख़त्म कर दो, इंस्टीट्यूशन को हटा दो, बट ये कहती है कि भैया उस इंस्टीट्यूशन को रहने दो, उसमें आप इक्वालिटी लाओ ताकि मेल और फीमेल सेम बेसिस पे रहें। तो इनका फोकस कहीं ना कहीं इक्वालिटी पे ज़्यादा रहता है। अब रेडिकल की बात कर लें तो रेडिकल का मतलब ये है कि इन्होंने ये कहना है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने मैरिज हो गया, इंस्टीट्यूशन किनशिप हो गया, अगर इन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो इस इंस्टीट्यूशन को ही ख़त्म कर देना है। तो ये इतना रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम मार्क्सिस्ट की बात कर लें तो मार्क्सिस्ट में क्या है, बेसिकली देखो ये इतना एक्सट्रीम नहीं जाते हैं। मार्क्सिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो फैक्टर होगा वो इकोनॉमिक फैक्टर होगा। ये हमेशा इकोनॉमिक सिस्टम को देखेंगे कि वो कितना एक्सप्लॉयटेटिव है। फीमेल को वेजेस कम मिल रहे हैं या वेज रेट उनका लो है, फीमेल को अनपेड वर्क जब वो घर के काम कर धारण करती है उसके पैसे उसको नहीं मिलते हैं, वो इस बेसिस पे बात कहती हैं कि आप इस बेसिस पे देखो कि कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाती हैं।
इवन आप नोटिस करोगे तो इन्होंने आपस में खुद को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर मैं लिबरल की बात कर लूँ तो लिबरल क्रिटिसाइज़ किया है रेडिकल लोगों ने, मार्क्सिस्ट लोगों ने, क्योंकि रेडिकल ये बोलते हैं, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि रेडिकल ये बोलते हैं कि लिबरल जिस तरीके से अप्रोच अपना रहा है ना, उससे तो कभी सोसाइटी में रेवोल्यूशन आएगा ही नहीं, हमेशा के लिए जो इनइक्वालिटी वो परसिस्ट करेगी। अब रेडिकल को क्रिटिसाइज़ करते हैं लिबरल और मार्क्सिस्ट लोग कि अगर आप सारे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दोगे तो आप, ये तो ऐसा है नहीं कि आप फीमेल को ही प्रमोट कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में दोनों लोगों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मार्क्सिस्ट की बात कर लें तो लिबरल और रेडिकल इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इकोनॉमिक ही क्राइटेरिया नहीं होता है, एक और भी स्पेयर हैं जिसमें आप देखोगे कि फीमेल के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और हमें ज़रूरत है, लाइक रेडिकल तो हमेशा बोलेंगे कि सिस्टम को ही आपको हटा देना है। तो ये है फेमिनिस्ट एस्पेक्ट। सो आप थ्योरेटिकल स्टैंड में क्या क्या मेंशन करोगे, लाइक क्वेश्चन आता है कि थ्योरेटिकल स्टैंड के बारे में आप बताओ, तो आप मेंशन करोगे फंक्शनलिस्ट के बारे में, फिर आप मेंशन करोगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आप इसके अंदर 3 चीज़ें कवर करोगे, मार्क्सिस्ट को बताओगे जिसमें आप कार्ल मार्क्स को लिखोगे, फिर आप नियो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताओगे। देखो मैंने आपको अभी बेसिक आइडिया दिया जिससे आप 300 वर्ड्स कह लो या 150 वर्ड के आंसर को प्रोड्यूस कर सको। आपको बहुत डिटेल में करना होगा वो जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। फेमिनिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप क्या क्या कोट कर सकते हो फेमिनिस्ट के बारे में। फिर हम बात करेंगे पॉजिटिविस्ट के बारे में, फिर हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में बात करेंगे। ये तीनों बेसिकली मैं जो अपकमिंग लेक्चर हैं उनमें बताऊंगा। लाइक हाँ, ये आपको मैं जो अपकमिंग लेक्चर होने वाले हैं मैं उसमें आपके बारे में बताऊंगा। सो बेसिकली ये था हमारा लेक्चर आज का 2.1। अब हम जो आएगा 2.2 उसमें हम पॉजिटिविस्ट और फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी के बारे में देखेंगे। 2.3 में हम नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में देखेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ कैसे कैसे होनी है, क्या क्या आप आंसर लिख सकते हो, कैसे इंटरप्रेटिविस्ट का जन्म हुआ, कैसे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म आए, शिकागो स्कूल का क्या रोल था। वैसे हमने शिकागो स्कूल पढ़ा है चैप्टर 1 में भी, बट आप चैप्टर 1 एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने बोला ना कि हर चैप्टर बहुत कनेक्टिंग होगा। सो इसीलिए आपको पूरी सीरीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से देखते हुए आना है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे अभी मैं इस चैप्टर को एंड कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। लाइक जैसे कि आप अभी मैंने आपको बताया ना ऑब्जेक्टिविटी के बारे में कि वेबर जो है वो दोनों तरफ से खेल रहा है, पॉजिटिविस्ट की तरफ से भी खेल रहा है, नॉन पॉजिटिविस्ट की तरफ से भी खेल रहा है कि भैया आपको सब कुछ चीज़ें देखनी है ऑब्जेक्टिव। बट इनका फोकस ऑब्जेक्टिविटी के लिए है क्योंकि इन्होंने एक अपनी खुद की थ्योरी दी थी आइडियल टाइप और वर्स्टहीन के बारे में। सो आप अभी जब ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो आप बैठ के सोचो कि वेबर और डुर्खीम दोनों ही सोशलॉजी को ऑब्जेक्टिविटी देना चाहते थे, बट दोनों ने मतलब डिफरेंस क्या है दोनों के स्टडी में, दोनों क्यों साइंटिफिक स्टडी क्यों करना चाहते हैं सोशलॉजी को, दोनों की अप्रोचेज में क्या डिफरेंस है। इस पे आप पॉइंट बनाओ और आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करो कि दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस है। वैसे मैं इसका आंसर जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दूंगा, बट आप तब भी इनके बारे में सोचो कि इन दोनों के जो अप्रोच था उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। थोड़ा मैं आपको हिंट दे दूं तो वेबर का जो फर्स्ट टाइमर हैं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे या सोशलॉजी फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो आपको मैं कुछ हिंट दे दूं तो आप वेबर के वर्स्टहीन या आइडियल टाइप के बारे में सोच सकते हो। आप उनको डिस्कस करो कि हाँ उनका आइडिया क्या था। डुर्खीम की बात करें तो वो सोशल फैक्ट के बारे में बात करते हैं, सोशल फैक्ट से कैसे ऑब्जेक्टिविटी को पा सकते हैं। सो आप इस बेसिस पे कंपैरिजन करो। आप ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा सा 300 वर्ड या 150 वर्ड का आंसर लिखो, आपको जो पॉइंट आपके ब्रेन में स्ट्राइक कर रहा है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखो। सो इससे क्या होगा ना, आपकी एक माइंड में जो इंक्विजिटिवनेस है वो बढ़ेगी और आप आंसर प्रोड्यूस करना सीखोगे। सो आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बताया कि कैसे अप्रोच करना है, क्या कंक्लूजन होंगे। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।